जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दिन भर की अहम तरीन खबरों के साथ मैं मौजूद हूं आपकी खिदमत में, हाजिर खिदमत। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक समी, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमेशा की तरह अरमान साबिर भाई। हम बात करेंगे कुछ जहीर के केस के ऊपर भी बात कर लेते हैं लाइटर मूड में, लेकिन एक जो संगीन नौयत का मामला आ गया है वो ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब, और सैलाब के नतीजे में अभी तो हमें जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, जो हमें लग रहा है कि पानी है, लेकिन जो अगले साल जो कह साल ही पाकिस्तान के अंदर आने वाली है, वो शायद मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में जल्जला आया था 2005 का, उसके बाद मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो एक मामला होगा, और इतना संगीन नौयत का मामला जिसका एहसास अभी फिलहाल हमें उसका ना एहसास है ना अंदाजा है। लेकिन डिस्कस ये करना है कि सिंध हुकूमत ने कुछ फंड्स रिलीज किए, और इतलात ये आ रही हैं कि वो फंड्स बजाय इसके कि मुतासरीन को पहुंचने के, वो जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने उसमें खुर्द बुर्द करना शुरू कर दी है। और एक तरफ कराची वाले सिंध हुकूमत के जहाँ पर मुतासरीन हैं, यानी कि बारिश है, यहाँ पर गटर उबल रहे हैं, दीगर इशूज़ हैं। के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी बात करेंगे, चूँकि आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक की जो ओवर बिलिंग है या उसमें जो टैक्सेस का इजाफा है उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अरमान भी सबसे पहले बात करेंगे ये जो सिंध के अंदर हुआ है। एक तो सैलाब की वजह से 23 अजला आफत ज़दा हैं, लेकिन दूसरी तरफ ना हुकूमत है ना जिला इंतजामिया है, कोई नहीं है, खुले आसमान के तले लोग हैं, और जो इमदाद दी जा रही है वो भी पता चल रहा है कि जिला इंतजामिया या जो पॉलिटिकल लोग हैं वो खा पी रहे हैं। एतरात ऐसी आ रही हैं बिलाल के जो इंतज़ामिया है वो अब तक जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है। मास लेवल पे कुछ नहीं कर पा रही है। एक अभी उन्होंने प्रेस रिलीज दिया है जिसमें जो है वो बताया जा रहा है कि 394 लोगों को जो है उन्होंने रेस्क्यू किया है। अब 394 लोगों को तो उन्होंने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन जो हज़ारों और लाखों लोग फंसे हुए हैं और सैलाब जो है वो उसमें जो बीच में जो मुख्तलिफ गांव हैं वो उस पे से लोग ऐसी जगह पर आ गए हैं, उन्होंने पनाह लिए आकर। जो जगह जगह थोड़ी सी ऊंची है, कदरे ऊंची है, वो वहां पर हम्म। आकर उन्होंने पनाह लिए। लेकिन वो कदरे ऊंची तो जरूर है, लेकिन वहां पर कोई साइबान नहीं है, वो खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। उनके पास खाना पीने तक की अशे नहीं है और बेसरो सामानी का आलम है। और ऐसे में चारों तरफ पानी है और पानी पीने का भी उनको मैसर नहीं है। और अगर वही पानी वो पीते हैं जो सैलाब का पानी है, तो यकीनन उसमें जो है वो बीमारियों से भरा हुआ पानी है वो, और वबाएं इस वक्त फूट रही हैं। मैं एक फुटेज देख रहा था जिसमें एक आदमी है जो ज़ईफ आदमी है, वो अपनी कोई उसकी बेटी होगी, 15 साल तक की होगी, वो 14-15 साल की, वो उसको कंधे पे उठा के ले जा रहा था। साथ में उसका जो एक बंदा जो कमेंट्री कर रहा था उसने बताया कि ये जो अपनी बच्ची को लेके जा रहा है, ये बीमार नहीं है, ये बच्ची मर चुकी है। वो देख कर आप फुटेज दहल जाएं कि वो भूख से मर चुकी है। इतनी इतना यह आलम है इस वक्त सिंध का, अंदरूनी सिंध का आलम जो है वो इस वक्त ये है कि वहां पर लोग जो है वो खाने खाने को और पानी पानी की बूंद को तरस रहे हैं। पानी भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है उनके पास, और कोई इमदाद भी नहीं जा पा रही है उनके पास। ये हाल है इस वक्त वहाँ पर। बहुत बुरा हाल है। जो 22 डिस्ट्रिक्ट और 23 डिस्ट्रिक्ट हैं उनका जो फ्लड आया है, ये बहुत ही खतरनाक फ्लड आया है। बहुत मतलब तबाह और बर्बादी लेकर आया है वो। और इस वक्त जो है पूरा का पूरा सिंध का तकरीबन बेशतर इलाका जो है वो सैलाब से घिरा हुआ है, और हर अच्छा अच्छा। इलाके का तकरीबन यही हाल है। अच्छा आज फारूक, आज अली जैदी सिंध हाई कोर्ट आए हुए थे, तो उनसे मुलाकात हुई, तो कुछ बातचीत चल रही थी ऐसे। तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस दिखाई इंटीरियर सिंध की, और उन्होंने कहा कि देखें, ये जो जिला इंतजामिया है इनके पास फंड पहुंच रहा है, और वो उस फंड्स के नतीजे में जो सामान आ रहा है वहां पर उसको वो बेच रहे हैं, या तो स्मगल कर रहे हैं, या फिर उसको फरोख्त कर रहे हैं, या अपने घरों में ले जा रहे हैं। और कोई भी इसको इंसानियत वाला मामला समझने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें इस क्राइसिस के अंदर भी जो करप्ट अफसरान है उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी तस्वुर कर लिया है। क्या कहेंगे आप? यार देखिए, बड़ा अफसोसनाक है ना। सानी का अंदाजा आप इस तरह लगाएं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में, जो भी गुज़िश्ता 24 घंटे गुजरे हैं, इसमें बारिश का वो फ्लो नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद 30 अफराद जहाँ बाप हुए हैं सिंध भर के अंदर। जो
डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 30 अफराद जाबाक हुए, 6,558 घर जो है वो बह गए हैं, ठीक है, और 658 मवेशी जो है वो इस के नतीजे में वो जिंदा नहीं रहे या वो खत्म हो गए, बह के निकल गए कहीं, और ये सूरत हाल है। अच्छा, ये जो मामला है ना, देखें, सिंध हुकूमत को अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो लोग कहते हैं यार आप यकतरफा मौक़िफ़ है। अगर हम उनके मौक़िफ़ को नहीं मानते, बानी मुत्तहिदा के, हम नहीं मानते इमरान खान के मौक़िफ़ को, लेकिन जो बात करते हैं ना वो वडेरा शाही निज़ाम की, वो बात यही है भाई। साल 2011-12 में जो वो आया था, आपका सैलाब आया था, उसमें क्या हुआ था? उसके 3-3 4-4 साल बाद गोदामों से गंदुम बरामद हुई थी जिसके अंदर कीड़े लग गए थे, और वो गंदुम जारी हुई थी उस सैलाब ज़दगान के लिए जो लोग भूखे मर रहे थे। वहां लोग भूखे मर गए, लेकिन उन्होंने वो गंदुम नहीं दी। ये मतलब ये इतना ही इंतहाई इंसानियत का खत्म शुद्ध वाला मामला है, मतलब अल्फाज नहीं निकल रहे, कुछ और ही निकलता है मेरे मुंह से, तो आपको जानते हैं। लेकिन यार जरा शर्म नहीं है, जरा हया नहीं है इन लोगों को कि ये कर क्या रहे हैं यार। मतलब नहीं, तो बात हेलीकॉप्टर में विजिट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में विजिट तो कर रहे हैं ना, और क्या करें। बिलाल भाई देखें, आप कराची में ये दावा कर सकते हैं कि यार ये कराची वाले हमें वोट नहीं देते। सिंध के ये जो जिन जगहों की बात हो रही है वहां तो हमेशा ही वोट आपको पड़ा है ना यार। आपने उनके लिए क्या किया है? आप अभी तक कोई सिस्टम नहीं बना पाए। मतलब सैलाबी सूरत-हाल होना ये कोई नई बात थोड़ी है, सबको पता है कि दरिया ऊपर की तरफ है, जमीन गांव देहात नीचे की तरफ है। तो फिर आपने क्यों नहीं किया? और ये जो आप आफ्टर शॉक्स की बात कर रहे हैं ना बिलाल भाई, ये आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो गए। जरा भी आप जाएं कराची की मार्केट में और टमाटर के रेट पूछें, आप पूछे टमाटर के रेट, आपको पता चल जाएगा। आप जाएं अभी गजाई इजनास के, आपको पता चल जाएगा रेट। जो सब होलसेल मार्केट है, सब्जी मंडी, वहां पे रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब वहां से जो सब्जियां थी, अजनास थी, जो रोजाना की बुनियाद पर आ रही थी, वो नहीं आ रही। आपका ट्रेन सिस्टम, अभी डीएस रेलवे ने यहाँ पे बात की है, और डीएस रेलवे ने बताया है कि जो तूफानी बारिशें हुई हैं उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और पटरियों के ऊपर पानी है। हमें अपने ऑपरेशंस में बहुत मुश्किलात है, ट्रेनें बहुत लेट होंगी, बहुत से मसाइल हमें दरपेश हैं, और हम उन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ताम हमें इसमें सूबाई हुकूमत से ताउन चाहिए, और सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से हमसे वक्त बोला है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए इन चीज़ों को रिलीज करने के लिए। आज सांगड़ का सुना है डीसी को फारिग किया गया है। मैं आई एम नॉट श्योर कि उसको फारिग हुआ या नहीं, उसका नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे बताया किसी रिलायबल सोर्स ने कि उनको फारिग किया गया। उनसे पूछा गया था कि भाई आप ये ड्रेनेज कैसे करेंगे, तो आप ड्रेनेज करें। तो बोला मैं ड्रेनेज कहाँ करूंगा भाई, हर तरफ पानी है। अब आपने उसको ना मशीनें दी ना सामान दिया, और आपने उसको कर दिया फारिग। अब यही जो सूरत हाल है वो पूरे सिंध के अंदर है कि पूरे सिंध में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे खा गए हैं। अभी तो आपने जो बिराजों में मुरम्मत के नाम पे आपने पैसे लिए थे ना, अभी ये जो फ्लड की सूरत हाल होगी, अभी नया एक रेला आ रहा है, और ये सारी चीजों के बाद आपको इन बिराजों की जो आपने, और ये जो डैम्स की जो मुरम्मत के नाम पे किया था, आपको लग पता जाएगा कि इन्होंने उस मुरम्मत में कितनी करप्शन की है। वो सारे डैम अभी तो बह जाएंगे, वो सारे डैम बह जाएंगे। हाँ, ये रेले निकलने दें, उसके बाद आपको और एक मसला का वो सामना करें। नहीं, वो तो सुना है ना कि इंडिया जो है वो 10 लाख क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ रहा है, और वो उसने यहीं से आना है, तो वो तो बदतरीन हालात पैदा कर देगा पाकिस्तान के लिए। बस बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमारे पास तो ये ना कि अगर हम ये बात करते हैं तो बहुत बुरा लग जाता है दोस्तों को। खुद हमारे दोस्त जो आपको पता है हम क्लब में बाहर बैठते हैं जहाँ साफी सारे बैठते हैं, उनको भी बॉसों को बुरा लग जाता है, यार वो भुट्टो चला गया, आप उस भुट्टो को बोल देते हैं कि यार भुट्टो जिंदा है। तो जब तक भुट्टो नहीं मरेगा ना सिंध में, जब तक सिंध का आम आदमी नहीं होगा, इनको नहीं मालूम है किसी को कि भाई ये जो आम आम जो आपका वो है ना शख्स, आम हारी, वो किस कदर मुश्किल में करता है। वो आज खलील नासिर, मैं और आप सारे बैठ के बातें कर रहे थे, तो पिछला रात भी मैं और रिजवान भट्टी जो सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब, वो बैठ के पूरी सूरत में बात कर रहे थे। फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं, ऐसी फुटेजेस भी आई हैं कि जानवर और बच्चा साथ दबा हुआ है और उसकी डेड बॉडी निकाली जा रही है। तो हम बात कर रहे थे कि जो चावल की फसल काश्त होती है उसको 2 दफा काश्त होती है,
दूसरी दफा जब उसकी पंजीरी लगाई जा रही होती है, पनीरी, तो वो खौलते पानी होता है, तकरीबन वो घड़े बने हुए होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर हाथ डाल के लगानी पड़ती है उस कीचड़ के अंदर, उस मड में, तो आपको गर्म पानी महसूस होता है जो आपकी जिल्द जला रहा होता है। और वो चावल की फसल जब काश्त होके आती है तो हारी को उधर उस वक्त भी पैसे ही नहीं मिलते। ये इतने कोई वैसे लोग हैं कि यहाँ पर जलाने की लकड़ी के रेट ज्यादा होते हैं और गन्ने के रेट कम होते हैं। तो ये तो इन लोगों के हाल हैं। बस हमें और आप इस पे कुड़ते रहेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अभी हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर साहबी हैं, फैजुल्ला, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है। ये इलेक्शन में ना ये आए चीफ सेक्रेटरी साहब, अरमान भाई को शायद बुरा लग जाए, दोस्त हैं उनके, चीफ सेक्रेटरी साहब आए, बिलाल भाई। अब ये चीफ सेक्रेटरी साहब इलेक्शन के अंदर सख्त धूप में, हब्स के आलम में बाहर निकले, विजिट कर रहे हैं 3 पीस सूट में। तो जब साहबियों के सवाल खत्म हो गए तो हमारा जो चुलबुला दोस्त है, क्योंकि आपको पता है मेरे तो सारे आगे पीछे के दोस्त भी जो है इसी तरह के मजाक करते रहते हैं, उन्होंने बोला अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल पूछूं। उन्होंने बोला जी पूछे। उनको बोला कि आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि आपको गर्मी नहीं लग रही? समझते हैं ये बेसिकली ये जो 3 पीस सूट पहन के ये आम लोगों में निकलते हैं ना, ये उन सरकारी स्कूलों में वोटिंग यानी 245 की हो रही है, सरकारी स्कूलों में लाइट नहीं है, इनकी गाड़ियों के एसी ऐसे होते हैं कि अगर उसमें आम बंदा बैठ जाए तो उसको ठंड महसूस हो। इनको 3 पीस सूट से नीचे नहीं आते। जब तक, जो मैं कह रहा था ना बानी मुत्तहिदा और इमरान खान वाली बात, तो मैं यही कह रहा था। अब लोग ये कहते हैं कि यार वो गलत बात कर रहे थे, लेकिन इनकी इस बात में सदाकत है। जब तक आप इन इशराफिया को गिरबानों से नहीं पकड़ेंगे ना, जब तक आप इनको हाथ के हाथ लगे महफिल में टाइट नहीं करेंगे जलसे जुलूसों में, जब तक ये नहीं सुधर सकते भाई, ना होगा। आपको वही सवाल करने होंगे। हमारी तो तारीख है कि हज़रत उमर से भी सवाल हो गया था कि भाई ये आपके कुर्ते का कपड़ा कैसे ज्यादा हो गया है, तो ये साले के कहीं से उतर गए हैं, हम इनका एहतसाब नहीं कर सकते। भाई इनका एहतसाब जरूरी है, इनका एहतसाब नहीं होगा तो इसी तरह गरीब हारी मरेगा, इसी तरह शहर का मिडिल क्लास में रहने वाला मरेगा, और ये लोगों को कोई कान पे जू नहीं रहेगी। आप छोड़े, मैं जरा ज्यादा ही जज्बात पे जाऊंगा। अच्छा नहीं, आप बिल्कुल ज्यादा नहीं, बिल्कुल सच्ची बातें कर रहे हैं अरमान भाई। एक मसला ये है, इसका मतलब है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त 13 साल से 14 साल से सिंध के अंदर है, तो फिर क्यों ना लोग दोबारा से इमरान खान की तरफ देखें और जो शहरी सिंध के लोग हैं वो अल्ताफ हुसैन की तरफ देखें। तो क्या बहुत ही बुरी सिचुएशन के अंदर लाकर खड़ा कर दिया आपने। जो कराची शहर है उसकी कंडीशन देखें आप, यानी कि अगर मजीद 200 मिलीमीटर बारिश कराची शहर में अगर रात को हो जाए तो हजारों लोग ऐसे हैं जो कि मतलब आप डूब जाएंगे, और हजारों आबादी। अब तो देखें, मैं कल हाई कोर्ट में था, जो जज 2 साल से डीएचए और डिफेंस में बारिश का पानी जमा होने से मुतलिक दरखास्त की समाअत कर रहा था, लास्ट जो बारिशें हुई हैं उसमें उनका घर भी डूबा है डीएचए के अंदर, डिफेंस में। आपका सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, या आप इतने बेजरर हो गए हैं, मतलब आप ना तो अदालतें फैसला करवाने में कोई बहुत ज्यादा कारगर साबित आ रही हैं, सिस्टम हाईजैक है, या कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता। 2.5 साल यानी गुज़िश्ता बारिशों का केस आज भी है, और आज भी जो भी अशराफिया वहां की है वो ये कह रही है कि हमने कर लिया सब ठीक, और सब कुछ ठीक करने के बावजूद जो रिपोर्ट आने के बाद बारिश हुई है उसमें वो फिर दोबारा डूब गया। तो फिर दोबारा से लोग इनकलाबी अगर सोच वाले लोगों की तरफ ना देखें और स्टेटस को ना तोड़े तो फिर क्या करें, आप बताएं। यकीनन बिलाल, आप जो है वो जज्बात में आके जो है पता नहीं किस किस को जो है वो करप्ट कह गए। बहरहाल अभी जो है आपने जैसा कहा तो लोग जो है वो इनकलाब की तरफ क्यों नहीं देखेंगे, या इनकलाबी रहनुमा को क्यों नहीं देखेंगे। यकीनन ऐसे ही है, और यही डर है, इसी डर की वजह से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है, उन्होंने मिली भगत करके, मुबैयन तौर पर मैं कहूँगा कि मिली भगत है, कि इन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन पर को प्रेशराइज किया है कि जो इलेक्शन है लोकल बॉडीज के उनको आगे बढ़ा दिया जाए, और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए वो आगे बढ़ा दिए गए हैं।
असल में NA 245 का सारा असर आ रहा था लोकल बॉडीज के इलेक्शन पर, और अब पीपल्स पार्टी और MKM दोनों ये समझ रहे थे कि MKM की जिस तरह शिकस्त हुई है, सबके साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, सबकी सपोर्ट से। पीपल्स पार्टी भी उनके साथ, जमात इस्लाम, सॉरी, JUI भी उनके साथ, मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ, और ANP भी उनके साथ। तो उसके बावजूद वो बुरी तरह आ रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि MKM अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो MKM किस तरह शिकस्त खाएगी, और MKM भी शिकस्त खाएगी, और साथ साथ पीपल्स पार्टी का भी जो है यहाँ पर कोई पुरसाने हाल अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और PTI और जमात इस्लामी ज्यादातर सीटें लेके जाएगी, और हो सकता है अपना मेयर भी ये दोनों मिलकर ले आए। अगर कोई सिंगल पार्टी नहीं ला सकेगी तो ये दोनों मिलकर ला सकते हैं। तो वो PTI की तरफ ही लोग देख रहे हैं, और इस वक्त भी PTI की तरफ जो एक लहर है, हम वेव की जो बात कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, तो वो वेव हमें जो नजर आ रही है वो यही है कि लोग अब पीपल्स पार्टी से, भुट्टो से, और यहाँ पर MKM पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। और आप कमेंट्स भी देख रहे हैं, आप जो कमेंट्स लगा रहे हैं उसमें भी यही आया है कि जो अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था कि यहाँ सिद्दीकी साहब ने जो है वो MKM पाकिस्तान को 4-5 साल में खत्म कर दिया है, बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया है। तो वो NA 245 से लग रहा है। पढ़ने तो आखिरी आया था। अच्छा, तो बहरहाल जो है वो अब जो MKM पाकिस्तान है उसको तो तबाह बर्बाद कर दिया। NA 245 के बाद पता चल रहा है कि MKM पाकिस्तान का क्या हाल है। और इस सिचुएशन में इनका इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन जीतना बिल्कुल महाल नजर आ रहा है। बिल्कुल ये लोग तो एक तरह से स्क्रीन से आउट हो गए। बाकी जितने भी फैक्शंस है MKM के, चाहे वो PSP हो, चाहे वो हो, या जो भी हो, उन्होंने भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई है। और पीपल्स पार्टी जो है वो भी अर्बन एरियाज में खासतौर पर उन्होंने 14 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जो पहले मरहले में इलेक्शन हुए थे उसमें तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन अब हैदराबाद में और कराची में बहुत खौफजदा लग रहे हैं, और यही वजह है कि इलेक्शन जो पोस्टपोन हुए हैं उसकी वजह भी यही है, ताकि पोस्टपोन के बाद अब उन्होंने नई तारीख भी नहीं दी है। वो ये देखेंगे कि जब ये जो लहर आई हुई है वो अगर थम जाए, थोड़ी धीमी हो, तो वो इलेक्शन की डेट का ऐलान करें। अगर इसी तरह से वो लहर बरकरार रहती है तो ये बल्दियाती इंतखाबात ना जीत पाएंगे, और मेयर भी वो अपना नहीं ला पाएंगे, और यही उनको सबसे बड़ा कलक होगा। पीपल्स पार्टी चाह रही है इस मरतबा कराची में उसका अपना मेयर हो, इसी वजह से वो मुर्तजा वहाब को लेबर सीट पर लेकर आने के जो है उनके चांसेस हैं, ताकि लेबर सीट पर जो वो आ सके। अगर वो इलेक्शन में हार भी जाएं तो वो रिस्क नहीं ले रही है पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब के लिए। मुर्तजा वहाब को लेबर सीट पर जो है वो लेकर आएगी, जो मखसूस सीटें हैं लेबर सीट उस पर लेकर आएंगे, ताकि जो है वो ये मामला ही ना हो, झगड़ा ही ना हो कि मुर्तजा वहाब जो है वो हार गए। मेरी इत्तलात के मुताबिक मुर्तजा वहाब, वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल, ये 3 अफराद हैं जिनको लेबर सीट पर जो है हो सकता है लेकर आया जाए। और इन 3 में से फिर कोई एक जो है वो उनमें से जो है कोई मेयर का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। या तो वसीम अख्तर होंगे या मुर्तजा वहाब, तो मोस्ट प्रोबेबली मुर्तजा वहाब को जो है वो मेयर बनाया जाएगा अगर पीपल्स पार्टी जीतती है। पीपल्स पार्टी जो आप देख रही है जीतने के, लेकिन इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को अब नजर नहीं आ रहा कि वो जीतेगी। इसलिए इलेक्शन पिछले मरतबा उन्होंने कहा था, बहुत शोर किया था कि जी हमने कुछ नहीं कहा, हमने इलेक्शन आगे नहीं कराए, लेकिन इस मरतबा तो खुद सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन लेटर लिखा है कि जी पोस्टपोन कर दी जाए इलेक्शन, क्योंकि जो है वो सिंध में बहुत शदीद बारिश हुई है और कराची में भी बहुत शदीद बारिश हुई है, और फिर इम्कान है बारिश होने का। हालांकि जो है वो इस वक्त अगर इलेक्शन होना चाहिए थे तो हो सकता हो जाते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और सॉरी जमात इस्लामी ने और PTI ने आज शदीद एहतजाज किया इस बारे में, और उन्होंने इंदिया दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कोर्ट से रुजू करेंगे। तो अब हो सकता है वो कोर्ट भी जाएंगे इस फैसले के खिलाफ कि जो मुलतवी हुआ है इलेक्शन। अच्छा फारूक, ये जो कराची की सियासत है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि माजी की सख्त मुखालिफ तरीन और एक दूसरे को बड़े सख्त जुमलों से मुखातिब करने वाली, यानी कि एक MKM और पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्तेहादी है बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, और उनका जो मोटो है या और जो पॉलिटिक्स है वो एक जैसी है, और जाहिर है कि वो अब सारी चीज़ें नज़र आ रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि जो बल्दियाती इंतखाबात 2 महीने 3 महीने बाद हो, एक तो ये कि जो मौखर हुआ है, जो अरमान भाई का
पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने दोनों ने मिलकर कोशिश की है कि ये बल्दियाती इंतखाबात ना हो, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बदतरीन शिकस्त जो NA 245 के अंदर हुई है उसके असरात जो है वो बल्दियाती इंतखाबात पर पड़ेंगे। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जमात इस्लामी और PTI मिलकर कराची के हवाले से कोई चीज करें, एक्टिविटी करें? और दूसरा, ये जो MQM और पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है उसके नतीजे में शायद पीपल्स पार्टी को तो अंदरूनी सिंध कोई नुकसान नहीं है, उसके MNAs MPAs जीत रहे हैं, जिसने जितना कमाना है वो कमा रहा है, जितना जितना खाना है वो खा रहा है, काम करना वहां नहीं है, किसी ने जवाब तलबी भी नहीं है और ना होना है। लेकिन मसला ये है कि जो शहरी सिंध है, और खासकर शहरी सिंध में हैदराबाद सक्कर ले लें और फिर सबसे बड़ा शहर 4 करोड़ की आबादी के करीब पहुंच गया कराची शहर, इसमें तो बड़ा नुकसान होगा अगर MQM और पीपल्स पार्टी दोनों अलायंस करके चलते हैं। नुकसान तो सरासर शहरियों का होगा। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, बड़ी संजीदा बात है ये ना, लेकिन मैं थोड़ी सी इसको और संजीदा कर दूं। अगर इदारों का इकबाल वुजदान वाली बुलंद, कैफियत, वुजदान हाँ, वुजदान की कैफियत में, वजदान की हैसियत नहीं है, इदारों का इकबाल बुलंद हो। जो चीजें तय की गई थी कराची से और हैदराबाद से मुताल्लिक, तो उसमें उनकी मतलब एक मफाहमती सियासत है ना 13 रुकनी सियासी जमातों के ग्रुप की, और उनको किसी न किसी की तो बड़े की सपोर्ट है। तो अबाबिलें लोग चुप चुप के लाके बिठा रही थी, और लोग ये समझ रहे थे कि ये जो NA 245 का इलेक्शन है ये भी MQM जीत जाएगी और उनके तयशुदा मंसूबे के मामलात हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जो मंसूबा साजों का मंसूबा था वो NA 245 में धरा का धरा रह गया। अब उसके बाद अगर ये बल्दियाती इलेक्शन नाम होते मुलतवी, तो ये तो खैर एक नविश्ता दीवार हो चुका था इस वक्त, और आइंदा 20-25 दिन में के अंदर भी मुझे ये वेव जो बनी हुई है, या आइंदा 20-25 दिन में भी नहीं जानी कि यहाँ से अगर इलेक्शन होते तो सेंट्रल की स्पेशली और वो सीटें जहां पे MQM जीतती थी, वहां हाफिज नईम की पोजीशन तमाम सर्वे के मुताबिक, ये मैं अपने सर्वे की बात नहीं कर रहा, ये मैं इदारों के सर्वे की बात कर रहा हूँ जो इदारों ने सर्वे कराए, उनके मुताबिक हाफिज नईम साहब जो है वो मेजॉरिटी के साथ आ रहे थे। अच्छा, इसकी वजह यह है कि वो लाइट मॉडरेट लोग जो कि किसी का वोट बैंक का नहीं थे उर्दू स्पीकिंग के, उन्होंने जो हाफिज नईम ने स्पेशली के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कंपेन लॉन्च की और दीगर कंपेन्स लॉन्च की कराची से मसाइल के मुतालिक, और उसके बाद किया भी। अगर मैं फेडरल एरिया के लोगों की बात करूं, अगर मैं फेडरल एरिया में सेंट्रल की नशिश की, तो वहां पे फारूक नेमतुल्ला हैं। इसी तरह जो जमात के जो लोकल लेवल के लोग थे, उन्होंने पानी के निजाम को संभाला। जहां पानी नहीं था उन्होंने वाटर बोर्ड से मुज़ाकरात किए, जहां के इलेक्ट्रिक के PMTs का मसला था उधर किए। इसी तरह बड़ी शाहराहों पे जब पानी आ जाता था जो ऊपर की तरफ थी, तो वो रास्ते तोड़ के पानी को रिहायशी इलाकों में डाइवर्ट कर देते थे। वहां उन्होंने झगड़े किए। ये झगड़े जो छोटे मोटे आवाम के लिए जो उन्होंने किए ना, उन झगड़ों ने उनको बहुत तगड़ा कर दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में हम MQM बहादुराबाद की जो मैं बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये तो कोई MQM ही नहीं है ना यार। ये बुनियादी तौर पर मतलब एक कुछ लोगों को एक शख्स चलाता था, अब उन लोगों को बैठा दिया, उनको उनकी अक्लो फॉर्म मुझे लगता है कि नहीं है कुछ भी। मतलब वो अपने ऐसी चीजें करते रहते हैं, उनका कोई मतलब कोई बहुत ही ब्राइट माजी भी नहीं है कि आप उनको वो करें। उनके पास इख्तिदार आ चुका है। वसीम अख्तर के साथ के मामले में तो मैं और आप कोर्ट रूम के अंदर थे जब उनको बोला भाई जाके माफ कर दो कराची को। बेंच ने बोला, लार्जर बेंच ने उनको बोला हाथ जोड़ के, भाई तुम जा यार यहाँ से, कराची से, मेयर कराची का है, इस्तीफा दो, घर जाओ भाई, जब तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। तो उन्होंने सीट भी नहीं छोड़ी। उसके बाद भी 6 महीने, हालांकि वो 4-5 महीने बचे थे, उस वक्त भी अगर वो अदालत के कहने पे अपनी सीट छोड़ देते तो उनको कोई उनकी जे वाबा हो जाती, कुछ बात हो जाती। तो ये इस हद तक जो है ना, ये वसीम अख्तर, ये इस तरह के जो लोग हैं, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ भाई, हम ये लोग तो इख्तिदार पे चिमटे रहने वाले लोग हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि यार अगर नाम नहीं होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता है शहर का। इससे बदतर क्या हो सकता था भाई जो हो गया है। तो ये इनके पास तो नहीं है ना। अच्छा, अब इन सबको जो है ना, वो एक हैं बड़े, वो इनको चला रहे हैं, वो इनको हिदायतनामा दे देते हैं भाई ये करना है, ये करना है, और वो कहते हैं कि हम आपको ये दे देंगे, हम ये दे देंगे, ये दे देंगे। तो अब तक ये समझ रहे थे कि बल्दियात भी उनको मिल जाएगा, NA 245 भी मिल जाएगी, लेकिन NA 245 में अवामी वेव ने उनको उड़ा के रख दिया। कोई 40%, कोई 30% वोट जैसे कि लांडी में इनको मिल गए थे, अगर इतने भी मिल जाते तो अगले जो है वो कुछ कर लेते, लेकिन आपने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आवाम, तो वो क्या करते बेचारे।
तो एक ये है। दूसरा ये जो फैसले करने से आरी लोग हैं हमारे, अगर हमारी दुआ है कि मुस्तकबिल में ये कुछ कर लें, और बाकी जो इनके जितने भी सेक्शंस हैं, अगर हम उसकी बात करें, पीएसपी की बात करें, तो पीएसपी में मुस्तफा कमाल साहब बहुत लायक आदमी है। तो मैं उनको हमेशा उनसे इम्प्रेस रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कराची का मिजाज बहुत डिफरेंट हो गया है, कराची के मसाइल बहुत डिफरेंट हो गए, और उन मसाइल को में मल्टीपल ऐसे इश्यूज हो गए हैं जिसके अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव भी होना है, थोड़ा सा जरा सा नाराज भी करना है लोगों को, और लोग ये समझ रहे हैं कि मुस्तफा कमाल ये नहीं कर पा रहे हैं, जिसी वजह से मुस्तफा कमाल को वो नहीं हो रहा। फिर अगलों ने नाकामियों की ऐसी दास्तानें रकम की हैं कि जो बानी मुत्तहिदा की, जो वो लोग जो कि बानी मुत्तहिदा को सपोर्ट नहीं करते थे, अब वो भी बानी मुत्तहिदा को सपोर्ट करने पे मजबूर हैं। मैं और आप ये बात जानते हैं बिलाल साहब, अरमान भाई भी जानते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही लोगों के दरमियान में रहना है। तो ये हालात ने उनको उतना तगड़ा कर दिया है, बानी मुत्तहिदा को भी, ताम क्योंकि वो बिल्कुल बाइकआउट करके इलेक्शन के प्रोसेस से हट गए हैं, तो इसलिए वो जो जगह फिल हो रही है वो हाफिज नईम टोटल वो वाली बात कर रहा है जो कि कराची की हर कम्युनिटी की आवाज है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की वेव है, और ये दोनों का माजी में अलायंस होता रहा है। और कराची में हम अक्सर जगह पे ये पीटीआई वालों से भी, ये उनके जब सोशल मीडिया पे मामलात होते हैं तो उनसे बात होती है, तो सुनते रहे कि भाई सूबाई और एनए पे वो पीटीआई को वोट कास्ट करेंगे, और लोकल में जो है वो जमात को वोट कास्ट करेंगे। तो ये सूरत हाल है जो कराची की अगर सियासत की बात नहीं। तो मैं दो बातें बता दूं, एक और बात, शारे कायदीन पे जमात इस्लामी बैठ गई है, जुम्मे को भरपूर धरने का आगाज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, और गालिबन वो कंटेम कोर्ट के लिए उन्होंने अपने वकला को बोला कि भाई कंटेम फाइल करें, क्योंकि जब अदालती एक ऑर्डर आ गया था, तो ये किस तरह इसको वो कर सकते। अच्छा फारूक, आप कंटिन्यू कीजिएगा, हम हमारी ये कोशिश भी होगी, और हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं अरमान भाई। हम ये चाहते हैं कि जो कराची की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल भी हैं, अनीस खान खानी भी हैं, एमकेएम की लीडरशिप भी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, आमिर खान है, या कोई और दीगर लीडर हैं, इसके साथ ही जो या पीपल्स पार्टी के भी कोई रहनुमा मुर्तज़ा वहाब हो, अगर हमारे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वाला जो प्लेटफॉर्म है और लोगों ने ये तजवीज़ दी है, इसके साथ ही हमें लोगों ने कहा है कि हाफिज नईमुर रहमान की तरफ से भी है कि जी हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हाफिज नईमुर रहमान जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दिन यहाँ पर आएँ। हम पहले से अनाउंस करेंगे, और हम ये सबको बता देंगे कि हमने उनकी मर्जी के सवाल नहीं करने, उन्हें खुश करने के लिए हम नहीं लेकर आएंगे, बात करेंगे, बड़ा सख्त किस्म के सवाल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान हो, सैयद मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी से कोई भी आना चाहे, या तर्जुमान आने चाहे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, तो हमारा फोरम अवेलेबल है, यहाँ पर दस्तियाब है। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि कराची शहर और जो शहरी सिंध है, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन जो बिलखसूस जो शहरी सिंध है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, पूरे सिंध के अंदर मामला जो गवर्नमेंट के हैं वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास कौन सा मंशूर है जो कि उसको बेहतर कर सकता है। बातें तो सारे करते हैं जुलूस जलसों के अंदर, लेकिन अमली तौर पर क्या कर सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि लाइनअप इंशाल्लाह से हम कर रहे हैं, और जो पहले लाइनअप होगा तो हम एक दिन कोई रखेंगे, हम 1 घंटे की निश्चित लाइव होगी, और हमारे सख्त किस्म के सवालात होंगे उनसे, और हम उनसे पूछेंगे कि बातें नहीं, अमली तौर पर आप क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, उससे हमें आगाह करें। तो अरमान भाई, ये जो अब सिचुएशन है, जो अब सिंध की खासकर बिलखसूस जो शहरी सिंध की सिचुएशन पैदा हो गई है, ये जो खला दोबारा से पैदा हो गया है सियासत का, तो इसको कौन पूरा करने जा रहा है? पीटीआई पूरी करनी जा रही है मजमूई तौर के ऊपर, या फिर ये खला ऐसी रहेगा? क्योंकि एमक्यू पाकिस्तान के बारे में कमेंट तो कुछ और बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कमेंट? आप जो कमेंट्स लगा रहे हैं नीचे, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जी एमकेएम अपना जो सियासत है, एमकेएम की जो सियासत है वो तो खत्म हो चुकी है, और आफाक भाई पे भी अगर हाथ रख दें तो वो जीत जाएंगे। तो ये तो जो है वो ये कमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो कमेंट्स आ रहे हैं। जी जी। तो बहरहाल खला जो है वो तो अब कौन पूरा करेगा ये तो वक्त बताएगा बिलाल। बात यह है कि इस वक्त जो नजर आ रहा है, जो हम तो उस पर बात करते हैं ना, जिस वक्त नजर आ रहा है, जो नजर आ रहा है वो ये है कि इस वक्त पीटीआई की जो है वो वेव है,
इमरान खान के जो सेंटर में जो उनके साथ जो मामला हो रहे हैं, शहबाज गिल की जो अरेस्ट है, उसके बाद फिर जो एक एंकर को अरेस्ट किया गया है, उसमें वो भी पीटीआई के खाते में आ रहा है। तो वो पीटीआई से हमदर्दी में भी इजाफा हो रहा है, और पीटीआई का जो इमरान खान के जो बयानी है वो भी, उसको भी पजीराई मिल रही है। और उसी पजीराई का ये हम नतीजा देख रहे हैं कि NA-245 में अच्छे जो मार्जिन है वो अच्छा खासा है, और डबल से भी ज़्यादा मार्जिन से जो है वो जीते हैं जो मौलवी महमूद हैं वहाँ पर। तो ये वही सारा जो देख रहे हैं हम, तो गैप जो करने जा रही है, हो सकता है वो पीटीआई हो अगले इलेक्शन में। जो इस वक्त जो वेव है, अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते, तो ये मना कर रहे हैं फारूक समी, लेकिन अगर बल्दियाती इंतखाबात इस मौके पर हो जाते तो हो सकता है कि बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई एक अच्छी खासी सीटें सिक्योर कर लेती, और अच्छी खासी सीटों के साथ वो आती है, और जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर होती है, पहले नंबर आगे पीछे ही दोनों होते हैं ये लोग, तो अच्छी खासी सीटें ले लेते हैं ये लोग। लेकिन अगर जी पिछले फारूक भाई, मना कर रहे हैं आप। एक महीने पहले इंतखाबात होते तो शायद नतीजा बिल्कुल कुछ और होता, बिल्कुल इसके बरक्स होना था। और अब भी जी फारूक भाई, ये वेव है, अगर वेव जो है वो इसका ये जो जोर है वो अगर टूट गया, तो फिर जो है वो हम बात कर रहे होंगे, कुछ और बात कर रहे होंगे यहाँ पर। लेकिन फारूक समी का जो है ख्याल यहाँ कुछ और है, उनका नजरिया कुछ और है, वो कुछ और बोलना चाह रहे हैं। जी फारूक। देखो मैं तो आपको पता है इजहार जो है ना, वो आजादी इजहार का हामी हूँ और इजहार कर देता हूँ आपकी बात पे। माजरत, वो आपने एक राय दी और मैंने उस पर वो कर दिया। अरमान भी मेरे बहुत सीनियर हैं और उनका एक्सपीरियंस अपनी जगह है, लेकिन सीनियर मेरा होने का मतलब वुजदान ये नहीं कि कहता है। इख्तिलाफ राय ना हो, इख्तिलाफ राय अपनी जगह है, और हर एक की इख्तिलाफ राय का एहतराम होना चाहिए। हाँ बस वो तो एहतराम ही था ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले नहीं हिस्सा लाना चाहिए था, गलती कर दी। नहीं, दुरुस्त बात है, नहीं करना चाहिए था। अब उसमें ये कि मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरा आप कहते हो ना, मैं कहता हूँ यार वुजदान में आके एक बात आई है, तो उसमें ये आई है कि भाई मुझे लग रहा है कि कुछ दोस्त हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट कर दें, मतलब लड़ाई से पहले ही फारिग कर दें। कैसे? और इस हवाले से टेरियान वाला केस जो कि साल 2017 में जिंदा किया गया था, हाँ। वो दोबारा केस उसको उसमें फिर जान पड़ गई है, और गालिबन सितंबर के पहले या आखिरी हफ्ते में उसके ऊपर दलाइल होंगे। इसी तरह 2 से 3 और उनके खिलाफ केसेस आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे अरसे में जो कि कुछ दोस्तों ने वो किया है, तो उसमें ये लग रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, तो पोजीशन भी इस पेज पर है, और मेरे बाबा जी भी इस पेज पर हैं, जो वजदानी वाले बाबा जी हैं ना, वो भी इस पेज पर हैं कि भाई उसको टेक्निकली भी टेक्निकली उड़ाएं, अब टेक्निकल उड़ाएं। टेक्निकली उड़ाएं, तो वो भी इस पेज पर हैं और ये भी इस पेज पर हैं। चले अच्छा इमरान, अरमान भाई, चूंकि फारूक भाई अब वुजदान में है, तो सारे सवाल मैं इस तरफ ले जाता हूँ। ये वुजदान में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। एक तो इन्होंने खबर ये दे दी है कि टेरियान वाला, दूसरा मेरे ख्याल से वो जो मतलब वो जो फंडिंग वंडिंग वाला भी है शोकाज, उसको भी लपेटा जा सकता है। फारूक भाई, ये एक और ले लीजिएगा। HS एड्स कह रहे हैं बिलाल भाई शहबाज गिल की कोई अपडेट्स। तो फारूक भाई चूंकि वुजदान में है, तो सारे सवाल इस तरफ करते हैं। जी फारूक भाई। देखिए वो फंसा नहीं देना किसी ने। शहबाज गिल का जो मामला है ना, शहबाज गिल का एक मोबाइल है। हाँ। बाबा जी कहते हैं सेटेलाइट। मोबाइल मिल जाएगा ना, तो इमरान हाँ। खान के जो सबसे अच्छे दोस्त हैं ना, हाँ। उससे वो लपेट में आ जाएंगे। तो बाबा जी बाबा जी कहते हैं कि वो मोबाइल मिल जाए, बस वो एक मोबाइल है। अब वो मोबाइल जो है वो मौमा बन गया है। जिस दिन वो मोबाइल मिल जाएगा, इस चक्कर में सबको उठाया जा रहा है कि वो मोबाइल से एक सुराग मिल जाए, क्योंकि इमरान खान के जो मेहरबान हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो कि कहते हैं ना बनी गाला में खलाई मखलूकें आती हैं और जिन घूमते हैं, लोग कहते थे ना गोश्त के टुकड़े पड़े होते थे। तो इस हवाले से कहते हैं कि उनमें उनके एक बड़े अच्छे दोस्त हैं ना, वो भी खलाई मखलूक हाँ। है। अच्छा अच्छा अच्छा। खलाई मखलूक अच्छा है जी। भाई। मैं खलाई मखलूक वाली कह रहा हूँ, मैं दूसरी वाली नहीं कह रहा। तो हाँ हाँ, वो मैंने भी सुना है, छत के ऊपर 30 देगे पका के रख दी जाती थी और फिर खलाई मखलूक आती थी, और वो मतलब जाहिर है कि वजीफे और सारे प्रोसेस होता था ना,
वो जगह खाली हो जाती थी। तो आप वही वाली बात कर रहे हैं ना? जी जी। हाँ, विजदान वाले कहते हैं कि बाबा जी को तलाश है इस मोबाइल की, वो मोबाइल मिल जाएगा तो सबसे बड़े मेहरबान जो है ना उनको कटा दिया जाएगा। उसके बाद जो कोई भी जो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई भी मामला होगा वो आसान हो जाएगा। तो इसमें कोई सदाकत नहीं, ये बाबा जी कहते हैं। तो बाबा जी ये भी कहते हैं कि जब वो हो जाएगा तो फिर नाअहली के बाद इमरान भाई जो है वो चूम ही नहीं कर पाएंगे, जो साबिक वजीर आज़म है आपका। अच्छा, माजी में जो अच्छा मुझे बहुत लोग कहते हैं कि यार अवामी हिमायत, अवामी शो वो है, जैसे जो आपको पता है तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो बहुत ही कोई कड़वे होते हैं ना, अब नहीं मना लो, नहीं मानते। तो अब मैं उनको कड़वों को बोलता हूँ कि यार ये, वो तो बोलते नहीं नहीं नहीं। अभी भी मैंने कहा देखें, यार आपके बहुत सारे लोग पीटीआई वाले भी हैं इसमें, देख रहे हैं। आपको बता दूं, कड़वे गाया आपने उनको, पीटीआई के अरे सपोर्टर्स कड़वे को। का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब वो किसी और की नहीं सुनते। जी। आज फारूक भाई वाकई वजदान की कैफियत में है। और देखें, इन्होंने पीटीआई के कारकुन को पहले कड़वे का और फिर कैसे मिलाया इन्होंने मैच किया। जी जी फारूक भाई, बिल्कुल सही बात है। अब इन्होंने बता दिया कि इन्होंने साइंस पढ़ी है। भाई सुने, अब उसमें होगा क्या? अब ये मुझे लोग कहते हैं ना यार ये वो, मैं कहता हूँ इस शहर में, जो शहर का में रहने वाला है, तहरीक इंसाफ का कारकुन है, उसको ये पता होना चाहिए कि शहर में एक शख्स ऐसा था जो वो वहां से हेलो कहता था, बोलता था शट डाउन, और उस शहर की हर दुकान का शटर ऑटोमेटिक इस तरह जाता था जैसे कोई बटन ऑन ऑफ है और वो शहर बंद हो जाता था। मैंने आपने देखा है ना यार, ये आंखों देखा हाल है। लेकिन जब बाबा जी ने मेरे तय किया कि खड्डे लाइन लगा देना है, तो उन्होंने वो किया। अब आप कितनी उसकी वो करें, ये बात सही तो है। अगर जब चीजें तय करने वाले तय कर लेंगे तो फिर क्या होगा। और अब तक जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें चीजें तय करने वालों ने तय कर लिया है कि भाई आप सिक्योरिटी रिस्क है, मतलब आप जो है ना वो नहीं है। वैसे कौन नहीं है जो सिक्योरिटी रिस्क नहीं है फारूक? ठीक है, वो कौन देखें, नहीं है? आप देखिए साबिक वजीर आजम थी बेनजीर भुट्टो, जिनको हम शहीद भी लगाते हैं कलायफा साहब। तो जब साबिक वजीर आजम थी तो वो भी थी, मसला हुआ उनका भी, तो उसके बाद वो दोबारा इख्तियार में तो नहीं आई ना, आप उनको कुछ भी कहें। मतलब ये अजीब सी बात है, लेकिन बात तो यही है ना हमारे मुल्क की सियासत। जो हमारे मुल्क की सियासत है, हमें देखें ग्राउंड रियलिटी पे भी बात करनी चाहिए। लेकिन क्या बाबा जी ने ये फैसला कर लिया है? बिल्कुल बाबा जी की तरफ से यही फैसला है, इसीलिए हर चीज स्मूथली जो है वो चेंज हो रही है। दोबारा से पटिशनें खुल रही हैं, दोबारा से वो पटिशन जो डली हुई होती हैं 2017 में, ये सारी पटिशनें आ चुकी हैं। उसके बाद उन्हीं पटिशनों पे दोबारा दलाइल के लिए तलब कर लिया जाता है कि काबिल समात हैं या नहीं है। लेकिन आज ही की फारूक, जजमेंट है ये भी ना। तो हो सकता है कि हैक को आकर कुछ नजर आते हैं कुछ। ऐसा हो सकता है अरमान भाई, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपकी बड़ी गहरी नजर है, लेकिन मुझे जो है ना वो सूरताल ऐसी लग रही है नहीं नहीं ऊपर से फारूक भाई, नीचे। देखें, चले फारूक भाई से आज थोड़ी सी गपशप भी हो रही है। फारूक भाई मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा था ना, जिसको आपने सिक्योरिटी रिस्क कह के बाहर कर दिया, बाहर भिजवा दिया, सियासत से माइनस कर दिया और यूं क्रॉस का निशान बनाया बाकायदा कि नहीं अब नवाज शरीफ कबूल नहीं है। अच्छा चले, आपने दोबारा से उसकी एंट्री करवा दी, उसके भाई को वजीर आजम बनवा दिया, उसके भाई के बेटे को जो है वो वजीर आला बनवा दिया आपने। लेकिन ये मुझे बताएं कि इमरान खान को डी सीट करवा कर या उसको हटवा कर, डी क्वालिफाई करवा कर या अदम एतमाद की तहरीक पास करवा कर नून लीग को मजबूत किया गया, पीपल्स पार्टी को मजबूत किया गया या इमरान खान को मजबूत किया गया? सिर्फ क्वेश्चन मार्क मेरा है। इमरान खान मजबूत हुआ ना, पूरा सिनेरियो देखें। और इमरान खान की हुकूमत, भले से पीटीआई के कारकुनान इस ग्रुप के अंदर भी वो देख रहे हो, वो नाराज हो, 3.5 साल की हुकूमत में ठीक है कुछ काम किए होंगे, लेकिन वो जो मंशूर जो लेकर आए थे वो नहीं कर सके वो पीटीआई, और वो उनकी मकबूलियत बहुत डाउन थी, जा रही थी।
और अगर ये 5 साल पूरे कर लेती पीटीआई तो सियासी तजज़ियाकार कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत नहीं बननी थी और नून लीग ने पूरे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बना लेनी थी 2023 में। लेकिन ये जो एपिसोड हुई है तहरीक अदम एतमाद वाली, इस पूरी एपिसोड में नून लीग का सफाया हो गया है। आपको पता है ये बात? मतलब नून लीग पंजाब के अंदर अगर इमरान खान को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल कर दिया, पीटीआई तोड़ भी दी, तब भी टीएलपी वहां पर पहले नंबर पे दूसरे नंबर के ऊपर आने जा रही है, यानी कि जिन लोगों ने ये फैसले किए हुए हैं। तो भाई मसला ये है कि इस पूरी एपिसोड के अंदर नुकसान तो नून लीग का हुआ और तरक्की जो है और जो मकबूलियत है वो पीटीआई को मिली है। इस पे क्या कहेंगे आप? तो जो आपके मुताबिक आपके बिलाल साहब आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। बिलाल साहब नहीं, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी आंखें खोलूं? जी जी जी, इजाजत है? जी जी, इजाजत है। यार ये वही लोग थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को आज तक जिंदा रखा हुआ है। अगर ये इतने अक्लमंद होते, अब आप मेरे मुंह से कुछ निकलवाना चाह रहे हैं, मुझे आप चाह रहे हैं कि मैं अगले लाइव में ना हूं तो ठीक है, लेकिन अगर ये इतने अक्लमंद होते तो आज भुट्टो जिंदा नहीं होता। मसला इधर का है। अच्छा, अब मसला जो मुझे नजर आ रहा है ना, जो मुझे लग रहा है, जो क्योंकि मैं, आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा उस्तादों के साथ बैठूं और उन लोगों के साथ बैठूं जो कि फिक्री तौर पे हम जैसे जो बच्चे हैं उनसे बहुत ज्यादा हैं, या उनकी नजर समाज के ऊपर भी है और उनकी ग्रिप जो है वो सियासत के उससे है और वो उसको बहुत अच्छा इंटरलिंक कर लेते हैं। अरमान भी, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। मैं, हमें बिलाल की कुछ मसला हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो चीज नोट की है अरमान भाई, इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है जो कि पाकिस्तान को दरपेश है वो क़यादत का है। और इस वक्त एक और इशू ये पैदा हो रहा है कि अगर इमरान खान भी नहीं, नवाज शरीफ भी नहीं, उस पार्टी भी नहीं, तो फिर कौन भाई? और अगले एक नया चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो NA 245 का इलेक्शन है, मेरी नजर में वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त है, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के तहत था, इस्टेब्लिशमेंट का बनाया था। हम कुछ भी बोलें कि यार ये नहीं, ये सारे जमा हो गए, पोजीशन सब न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल नहीं होता भाई। ये एक इस्टेब्लिशमेंट का इत्तेहाद था और उसको शिकस्त हुई है। वो बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को और उस चीज को शिकस्त हुई है, उस मौक़िफ़ को शिकस्त हुई है जो कि वो थे। और इमरान खान ने सिर्फ यही बयानिया जो है वो मजबूत किया है अपना, और उनका यही बयानिया चल पड़ा है कि भाई इसमें जो है वो ये गवर्नमेंट इम्पोर्टेड है और इसको बाहर से चलाया जा रहा है। ये वो लोग नहीं है जो हुकूमत कर रहे हैं, ये पपेट्स हैं। और इमरान खान का ये बयानिया लोगों में क्लिक कर गया है। लोग ये चाहते हैं कि यार जिसको हमने वोट दिया है, भले से हम ये कहें कि कराची की 14 सीटों पे कुछ आगे पीछे हुआ था मामला और बड़े इसके एविडेंस भी हैं, जैसे बल्दिया की सीट का बड़ा एविडेंस मेरे पास था और 2-3 चीजें हम कह सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे कुछ हम कह सकते हैं, हम ये शक को शुबहात का इजहार कर सकते हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ था, अब लोग उसके अगेंस्ट चले गए हैं और ये लोग वोट जो कास्ट कर रहे हैं बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और उस रवैये के खिलाफ कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर जो शख्स चाहते हैं वो लाकर बिठा देते हैं, चाहे वो कोई गधा हो, घोड़ा हो, उसमें आपकी कोई फिक्र नहीं होती और आपको कोई परेशानी नहीं होती। और आप जिनने हमें टेस्ट किया, आप बताएं, एक लेबॉर्ट्री में एक हमें जो है ना आप टेस्ट करते रहते हैं कि ये टेस्ट कर लें, ये टेस्ट कर लें। मेरे अपनी ये राय। आप बताएं अरमान भी इस हवाले से। ये बताएं कि जो तहरीक अदम एतमाद आई थी इमरान खान के खिलाफ, तो वो क्या अपोजिशन ने खुद ये फैसला करके ले आए थे या अंडरस्टैंडिंग से आई थी? वो भी तो अंडरस्टैंडिंग से आई थी। आपको लगता है ये वो अपोजिशन का खुद का फैसला था? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि जब वो अंडरस्टैंडिंग से आई थी तो मामला जो है फिर जो आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त जो हालात हैं, हो सकता है इमरान खान को
एक सेफ पैसेज भी तो दिया जा रहा है, क्लीन चिट मिल जाए इनको, क्लीन होकर आ जाएं, लीगली तौर पे भी क्लीन हो जाएंगे। ये भी तो हो सकता है। एक दूसरा, क्योंकि दूसरा मौक़िफ़ जो है वो ये भी है, जो लोग इस वक्त जो इस वक्त देख रहे हैं लोग बहुत माइन्यूटली इन तमाम चीज़ों को, वो ये देख रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान जो है वो अभी, जैसे उन्होंने फैसला कर लिया है कि 31 को वो जाए कोर्ट में जाएंगे और हाजिर होंगे। कोर्ट ने उनको बुलाया ना, दहशतगर्दी के ये जो है अदालत, तौहीन अदालत के मामला है जो जज पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, तो उसमें जो है वो खुद जाके जो है वो पेश होंगे और अपने अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। और उनको लोगों ने मशवरा भी दिया है कि गैर मशरूत तौर पर वो माफ़ी मांग लेंगे। तो ये एक तरह से उनको सेफ पैसेज भी तो दिया जा रहा है, उनको क्लियर भी तो किया जा रहा है कानूनी तौर पर। मैं अभी जो आगे जो केसेस चल रहे हैं उसमें भी हो सकता है वो कानूनी तौर पर क्लियर होते चले जाएंगे। अरमान भाई, आपकी वो चीजें अपनी जगह, मेरे बाबा जी कहते हैं कि जनाब मसला उसका नहीं है, मतलब ये कि ओवरऑल ऊपर से नीचे तक जो फैसला साज लोग हैं, जो यार अपना एक मिनट, बड़ा फारूक में एक तरफ आप कहते हैं बाबा जी को जो है वो NA-245 में शिकस्त हो गई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं बाबा जी ऐसा कहते हैं, बाबा जी वैसा कहते हैं। क्यों भाई बिलाल? ये फारूक भाई, वुजदान में ना आप सही वाली खबर दें, आप डंडी ना मारे खबर में आप। मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। देखें, ये जो NA-245 का मामला हुआ है, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड मामला हुआ है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कराची के लिए अपना एक मंसूबा बना के रखा हुआ था। ये बल्दियाती इलेक्शन का जो फर्स्ट फेज का डिले है वो इसी चक्कर में है। गो के मैं आपको एक और खबर दे रहा हूँ, अगलों ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है बल्दियाती इलेक्शन के लिए। आप ये सब छोड़ दें, ये कौन क्या कौन, बस सब छोड़ दें आप। अगलों ने बल्दियाती, फारूक भाई उन्होंने भी तो तैयारी कर रखी होगी ना, जिन्होंने 3.5 साल बनी गाला की छत के ऊपर देगे पका पका के डेली बेसिस के ऊपर, बंदा नहीं होता था, मौक्कल आते थे, 500 देगे खाली करते थे, वो उनको भी तो खिलाया पिलाया, वो उन्होंने, उनकी भी तो तैयारी होगी ना। यही तो मैं अभी इनसे जो अभी हमारी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी ना, उनकी भी तो तैयारी होगी ना। देखिए उनकी तैयारी भी तो। वो जो बाबा जी कह रहे हैं ना कि गिल के पास से दूसरा मोबाइल मिल जाए, आखिरी मोबाइल मिल जाए, वो गिल का वो मोबाइल मिल जाए तो उस मौक्किल को काबू में कर लेना। अच्छा, पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन उस मौक्किल को काबू में नहीं कर पा रहे। अच्छा, इधर से उधर वो चला जाता है, उधर से इधर चला जाता है, मौक्किल काबू में नहीं आता। तो अच्छा। उस मौक्किल ने तो सारी परेशानी की हुई है। बाबा जी बहुत तगड़े हैं, लेकिन तगड़े बाबा जी को भी सामने से कोई, मतलब कहते हैं ना, वो मुकाबला जब होता है तो फिर सामने वाला भी इतना हल्का तो नहीं होता, हाँ, तो ये उनको बात तो तगड़ा खैर नहीं है। है। तो ये वाली बात है। अच्छा, लेकिन जो ओवरऑल में, आप नहीं थे तो हम ये बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा मसला दरपेश हो रहा है वो जो है वो उस हवाले से है कि क़यादत का बहरान आ रहा है। क्योंकि जितने टेस्ट आपने किए हैं, आप उनको लेकर आए, आपने एक तीर से दो शिकार किए। ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो खत्म कर दिया। और मैंने जो आपका है ना NA-245 का इलेक्शन है, बुनियादी तौर पे वो इलेक्शन PTI नहीं जीती है, वो इलेक्शन एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया जीता है। और वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया तगड़ा हो रहा है बहुत। लोग ये नहीं मानने को तैयार। देखिए, इमरान खान के सिर्फ इस बयानिए को तक़वियत मिली है, कारकर्दगी से इमरान खान की कोई मुतमईन नहीं था, इमरान खान वाले भी नहीं मुतमईन थे। इमरान खान के इस बयानिए को तक़वियत मिली है कि आप हमारे ऊपर लाके कोई ना लें, ना फेंकें, आप हम पे मुसल्लत ना करें, ये इसको ये तक़वियत मिली। ताहिर भट्ट कह रहे हैं मौक्कल कोकाफ चले गए हैं, तो हम भी नहीं चाहते कि फारूक भाई भी कोकाफ की तरफ जाएं, तो इसलिए हम फारूक भाई से कहते हैं जो वुजदान वाली कैफियत है उसमें आज तक इतना ही रखें, क्योंकि ये वुजदान की कैफियत कंटिन्यू करनी है हमने। और ये बात दुरुस्त है कि जी शहबाज गिल का मोबाइल के हवाले से ये रूमर्स हैं, और अभी अफशीन ने लिखा है कि वो मोबाइल KPK से मिलेगा। चले जहां मर्जी से आप मिले, ऐसे कह रहे हैं उसमें वो रियासत बहावलपुर चले गए कौन मौक्किल। आज है। खैर बहरहाल
छोड़े जी। अरमान भाई ये बोल रहे हैं कि मेरा चैनल बंद कराएगा। अरमान भाई अल्लाह हाफिज, अरमान भाई अल्लाह हाफिज। फारूक भाई का अल्लाह मुश्तार हाफिज। खत्म। नहीं नहीं, एंडिंग करें, एंडिंग करें अरमान भाई इस पे आप। भाई इस पे मौके आप चले गए तो अब क्या कर सकते हैं एंडिंग। बहरहाल भाई जो इस वक्त नजर आ रहा है, इस वक्त जैसे आज हम बात कर रहे थे जो यार पीटीआई है अरमान भाई और एक चीज का है, एक तो पाकिस्तान की सियासत में खींचातानी चल रही है, एक पार्टी को लाकर दूसरी पार्टी को गिराकर तीसरी खुद पर आ गई है, वोट कट रहे हैं, फला हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, एक आ रहा है दूसरा आ रहा है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के इश्यूज हैं, जजेस आपस में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की मतलब वॉइस आपको निकाल के देना पड़ रही है, शेयर करना पड़ रही है, 5 जज कुछ कह रहे हैं, 6 जज कुछ कह रहे हैं, पूरे मुल्क की जो सिस्टम है ना वो ऐसे ही चल गया है। और दूसरी तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ ओवर बिलिंग है कि इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, पानी जो है वो लोगों के घरों के अंदर खड़ा है, बस्तियां की बस्तियां तबाह हो गई हैं। बलूचिस्तान की जो तस्वीरें आई हैं अरमान भाई, फारूक भाई, बता नहीं सकते यार लोगों को, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते लोगों को कि जो हमने वो तस्वीरें देखी हैं कि एक बिल्कुल आप कह लें कि मट्टी के अंदर जो है वो गारे के अंदर लाश है और हाथ नजर आते हैं, उंगलियां नजर आ रही है। बलूचिस्तान में इंसानों के साथ ये हुआ है, इंसानों के साथ ये हुआ है। सिंध के अंदर भी यही सूरत हाल है जो इस वक्त है, और हम कहाँ लगे हुए, पीपल्स पार्टी को यूं कर दो, नून लीग के साथ यूं कर दो, पीटीआई को यूं एडजस्ट कर दो, एमक्यूएम को यूं एडजस्ट कर दो। यार कहाँ खड़े हैं यार हम। और फिर जिन लोगों ने करना है या जिन्होंने करवाना है, यानी खुद जजिस तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर भी, फिर इस्टेब्लिशमेंट के अपने इश्यूज हैं। यार पाकिस्तान जा कहाँ है अरमान भाई। सही बात है। हम जो है वो कहीं और ही जा रहे हैं, किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम इंसानी जो मामलात हैं, जो इंसानी हुकूक के मामलात हैं या इंसानी जिंदगी के मामलात हैं, हमने उनको बहुत पीछे कहीं छोड़ दिया है। और हम उन पर बात ही नहीं करते। हम जो मसाइल हैं उन पर बात ही नहीं करते। पूरा मीडिया हमारा जो है वो, हम सब जो है वो अब सिर्फ सियासत की तरफ देख रहे होते हैं कि सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, कोर्ट ने क्या कर दिया है, कोर्ट ने कौन सा डिसीजन किया है, किसने कौन सी पिटिशन फाइल कर दी है, कौन किसके खिलाफ चला गया है। हम आप ट्विटर ट्रेंड भी देख लें तो सारे के सारे ट्रेंड्स भी यही होते हैं। यही होता और यही सारे ट्रेंड्स हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, पीटीआई क्या कर रही है, पीएमएलएन क्या कर रही है। हमें कोई सरोकार नहीं है कि इस वक्त सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सैलाब से जो तबाहकारियां हुई हैं उसके बाद जो बीमारियां फूट रही हैं उसमें कितने लोग जो है वो सफर कर रहे हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। आया कि उनको इमदाद पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, इमदादी कामों में किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, हमें उनको किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से उनको जो है वो सरवाइव कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे। ये तमाम चीजें, हम इन चीजों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं और इस तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जो जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ठंडे कमरों में बैठकर और सिर्फ ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कौन जो है वो क्या कर रहा है, कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन सी हुकूमत जा रही है, और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है ये हम सबके लिए, और जी फिक्र फारूक भाई लम्हे कंक्लूड फिक्रिया है। कीजिए। जी फारूक भाई आखिरी 1 मिनट में कंक्लूड कंक्लूड करें। में ना मैं कहूंगा कि जो इस पाकिस्तान का जो मैं मसले के हल की तरफ की बात करता हूँ और आखिर में एक शेर रखूंगा जो हमारी गुफ्तगू होती है उस गुफ्तगू से मुताल्लिक है कि पाकिस्तान में अगर इदारे अपने जो उनके इख्तियारात हैं सिर्फ उसी में रहें और अपने इख्तियारात से तजावज़ ना करें। कुछ इदारे हैं उनका मतलब है कि वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हैं जिसके बाइस मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए, अवाम को उनकी वोट की ताकत दे दी जाए तो मसाइल खुद हल हो जाएंगे। लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत कर दिया जाए तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। बसूरत दिगर हम रवांडा बनने जा रहे हैं, हालात अच्छे नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पे बात होनी चाहिए। हमारा काम है सच बोलना, तो बिलाल मैं आप और हमारे जैसे जो कबीले के लोग हैं वो बिल्कुल सच बोलेंगे। और इसी पे मैं अपनी एंडिंग करूंगा कि हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, सुन ए जब्बारी मुजरिम है, हक गोई भी गर जुर्म कोई तो सुन हम दारी मुजरिम। जी बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई आपका, अरबाज भाई आपका, क्या आप वक्त निकाला और लाइव सेशन के लिए यहाँ पर आए और
जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं उन सबका भी शुक्रिया। लेकिन आखिर में यही हमारा एहसास है कि सियासत भी हो जानी चाहिए, सियासत भी रहनी चाहिए, इदारे भी चलने चाहिए, हर काम होना चाहिए, लेकिन ये रियासत जो बुनियादी तौर पर है वो अवाम के लिए है। ये सारे के सारे जो इदारे हैं वो खादिम हैं अवाम के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अवाम बहुत पीछे रह गए हैं। अवाम कितने पीछे रह चुके हैं इसका अंदाज़ा, जैसे कि फारूक समी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी भी अगर आ रहा है कहीं पर विजिट करने शदीद गर्मी में तो वो 3 सूट पहन के आता है। तो चीफ सेक्रेटरी तो खैर बहुत बड़ा ऑफिसर है, लेकिन यहाँ पर 14 और 15 ग्रेड के जो अफसरान हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, वो इंसानों को, यानी कि अपने ही जिले के, अपने ही डिस्ट्रिक्ट के, अपने ही करीब मोहल्ले के लोगों को अपने दफ्तर के करीब तर भी नहीं भटकने देते। यानी कि जो चौकीदार होता है उसको वही थकार कर आम शहरियों को वो वापस कर देता है, और थोड़ा सा जो असर रसूख वाला होता है उसको कहा जाता है कि मीटिंग में साहब मौजूद हैं, अंदर वो टेलीविजन पर क्या देख रहे हैं, दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, कौन मेहमान की सूरत में आकर उनसे क्या करवा रहा है या कर रहे हैं, ये सारी की सारी सूरत हम डेली बेसिस के ऊपर देख रहे होते हैं। और इंतहाई दुख की बात है कि हम बतौर पाकिस्तानी कौम बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। और फारूक समी ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि शायद हम रवांडा, श्रीलंका या किसी ऐसे मुल्क की तरफ हमारे मुल्क के हालात जाने जाने वाले हैं या जा रहे हैं जो कि हालात पैदा हो चुके हैं। और खासकर ये जो सैलाब है, ये सैलाब तो टल जाएगा, लेकिन अगले साल आपके मुल्क में ना चावल होगा, ना गंदम होगी, ना रोटी होगी, ना कपास होगी, ना आम होगा, ना कोई और फसल होगी, ना कोई फल होगा। तो शायद मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त और ज्यादा मुश्किल तरीन है। और इसके बाद जो 15 साल मुसलसल जो बारिशों का सिलसिला आना है, उसके बाद तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर से ग़िज़ाई किल्लत, यानी कि आप नई एक एरा ऐसा आने वाला है आपके पास कि जो आप कहत साली का मुसलसल शिकार बनेंगे। एक साल नहीं बल्कि मुसलसल 2 दिहाइयां तक आप कहत साली के शिकार रहेंगे। कोई ना कोई आपके साथ मसला रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे, और हुक्मरानों को और जो लोग भी पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं उनको अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो सब इख्तदार, सब अपनी अयाशियां, सारे मामलात करें, लेकिन कम से कम पाकिस्तान और जो आम शहरी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ करें। तो आप तमाम अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अल्लाह।